गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था अबाउट द आइडियल गैस इक्वेशन, जिसकी हमने 3 फॉर्म पढ़ी थी और जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा वो आपको याद रखनी है, दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT। ये वाली फॉर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका सब जगह यूज़ पढ़ोगे अब आप आगे के चैप्टर में। तो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट इज़ PV इज इक्वल टू nRT, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका क्या कहता है? अच्छा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए आप क्या करना है, आपको मेन कंडीशन क्या है इस लॉ की? द मेन कंडीशन इज दैट द गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिंग, कि आप जो भी गैस ले रहे हो वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की? इफ 2 or more chemically non-reacting gases are enclosed in a vessel, then the total pressure of the vessel is equal to the sum of the partial pressure। और पार्शियल प्रेशर को क्या बोलोगे आप लोग? इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। टेम्परेचर क्या रहना चाहिए आपका? कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लो आपके पास ये एक वेसल है, ठीक है। इस वेसल में आपने क्या करा है, आपने गैसेस लिए हैं हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन। और ये गैस कैसी है आपस में? केमिकली कैसी है? ये नॉन रिएक्टिंग गैस है, ठीक। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे? मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो ये आपस में भी टकराएंगे और साथ में ये किससे टकराएंगे? टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, इससे भी टकराएंगे। और जैसे ही आपस में टकराएंगे या कंटेनर की वॉल से टकराएंगे तो टकराने से क्या है, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे किस पे? ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि आपका ये तीनों जो गैसेस हैं उनका कितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो किसके बराबर होगा? टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। दैट इज, अगर मैं इस कंटेनर के टोटल प्रेशर की बात करूं जिसमें आपकी गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। तो इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? टू द सम मतलब एडिशन, ठीक है, टू द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रेशर ऑफ हीलियम प्लस प्रेशर ऑफ मीथेन गैस, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन गैस और ले ली होती तो आप एक प्लस क्या करते? प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब जितनी भी गैसेस हैं उन सब का जो इंडिविजुअल प्रेशर है आप उनको ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर या वेसल। ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है या ये जो इक्वेशन है वो आपकी आई कहाँ से है, ठीक है। फ्रॉम वेयर दिस कम्स। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मेरी 2 गैसेस प्रेजेंट है। अब मैंने गैसेस को नाम दे दिया गैस 1 एंड गैस 2। गैस 1 के नंबर ऑफ मोल्स कितना है? N1। और गैस 2 के नंबर ऑफ मोल्स कितना है आपके पास? N2। तो अभी आपने आइडियल गैस पढ़ी थी, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकती हूँ, दैट इज प्रेशर ऑफ 1 इंटू वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम इस कंटेनर का क्या चेंज होगा? नहीं होगा। अगर आपने 10 मिलीलीटर की कैपेसिटी का वॉल्यूम लिया, कंटेनर लिया है, तो वो उसका जो वॉल्यूम है वो 10 मिलीलीटर ही रहेगा। चेंज क्यों होगा, ठीक है। या आपने 5 लीटर की या 5 मिलीलीटर की कैपेसिटी का वैसल लिया है तो उसकी वॉल्यूम क्या है? वो फिक्स रहेगी, ठीक। तो अभी आपने क्या करा है? प्रेशर चेंज हुआ। और प्रेशर क्या है? पहली गैस का P1 इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, पहली गैस के लिए लिख रहे हैं ये, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस इंटू R, जो आपका गैस कांस्टेंट था, और टेम्परेचर भी क्या है आपका? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, दैट इज T। तो ये आपका क्या हो गया? आइडियल गैस इक्वेशन हो गई फॉर द फर्स्ट गैस। सेम आइडियल गैस इक्वेशन लिखी आपने फॉर द सेकेंड गैस, दैट इज P2 इंटू V इज इक्वल टू N2 इंटू RT, ठीक। अच्छा, इस कंटेनर अगर गैस क्या है आपकी 1 और 2, गैस 1 के मोल्स क्या है आपके? N1, 2 का नंबर ऑफ मोल्स क्या है? N2। तो कंटेनर के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? N1 प्लस N2, ठीक है। टोटल प्रेशर कितना हो गया? PT। T क्या है? टोटल प्रेशर, ठीक। PT इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं? N1 प्लस N2 इंटू RT, ठीक है। ये टोटल के लिए आपने आइडियल गैस इक्वेशन लिख दी। अब आपने क्या करा? एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो LHS वाली साइड LHS ऐड करोगे और RHS वाली साइड RHS की तरफ ही ऐड करोगे, ठीक है। तो आपने जब ये दोनों ऐड करे तो आपने V क्या ले लिया? कॉमन ले लिया,
V आपका कॉमन और P1 प्लस P2, ठीक है, इज इक्वल टू RT कॉमन, तो RT कॉमन ले लिया आपने और आपके पास क्या रहा इधर से N1 प्लस N2, ठीक। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपैरिजन करो, तो आप कंपैरिजन में देखोगे कि ये वाली साइड दोनों की क्या है, सेम है, मतलब आपकी अगर RHS दोनों की सेम है तो आपकी LHS भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी। दैट इज PT इंटू V इज शुड बी इक्वल टू P1 प्लस P2 इंटू V। V से V कैंसिल, तो आपके पास टोटल प्रेशर किसके बराबर आ गया, टू द प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस प्लस प्रेशर ऑफ सेकेंड गैस, जो कि आपकी क्या थी, डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन क्या है, यूज़ कहाँ करोगे इसको, ठीक है, किस तरह से आप लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करोगे यूजिंग द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है डाल्टन्स लॉ के, इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस। ड्राई गैस का मतलब क्या है, ऐसी गैस जिसमें आपको कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो, मतलब कोई भी वाटर कंटेंट ना हो, उसका पार्शियल प्रेशर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसेस आर व्हेन कलेक्टेड ओवर वाटर देन द गैस इज सेड टू बी मॉइस्ट। अच्छा, कुछ कुछ आपकी नॉन रिएक्टिंग गैसेस ऐसी होती हैं कि आप उनको डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर पाते हो, आपको किसी लिक्विड के ऊपर या मोस्टली वाटर के ऊपर उन गैसेस को क्या है, कलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर आप उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, डेट द गैस इज सेड टू बी मॉइस्ट, मतलब उसमें क्या है, अब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर आपका प्रेजेंट है। अब जब मॉइस्चर प्रेजेंट है तो जो टोटल प्रेशर आएगा आपके पास, जो गैस का प्रेशर आएगा वो आपका क्या होएगा, आपका दैट इज द प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस, ठीक है। और प्रेशर ऑफ द मॉइस्ट गैस किसके बराबर होगा, जितना आपका ड्राई गैस का प्रेशर है प्लस आपके वाटर वेपर्स का भी प्रेशर आ गया, अभी इसके एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, मॉइस्ट का मतलब क्या है, आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, तो आपका प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस किसके बराबर आ गया, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस की विदाउट मॉइस्चर कितना था, प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। अच्छा, प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर के लिए आप एक टर्म यूज करोगे, दैट इज एक्वस टेंशन, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दैट इज प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस, अभी बताया प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के लिए आप क्या टर्म यूज करोगे, एक्वस टेंशन यूज करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे क्या, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक इन कलेक्टिंग द हाइड्रोजन ओवर वाटर। आपने 10th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि हाउ विल यू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एनीथिंग, लाइक आपने क्या करा, आपने एक ट्यूब ली, आपने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाला, आपने जिंक ग्रैन्यूल्स डाले, दैट इज आपने क्या डाला, जिंक मेटल डाला। अब इस जिंक मेटल के ऊपर आपने कोई एक एसिड डाल दिया, मतलब मान लो मैंने HCl एसिड डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। अब आपको पता है कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी। अच्छा, मैंने ये इसका कैप के ऊपर क्या है, एक ट्यूब लगा रखी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक ट्यूब है, यहाँ से आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस एग्जिट होगी। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबको पता है कौन सी गैस रिलीज होती है, आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब जो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपकी एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन क्या कर देगी, आपको पता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन करती है। अब वाटर की फॉर्मेशन इज नॉट अ इजी प्रोसेस। आप इसको मतलब ऐसा है कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करती है तो आपका एक तरह से बहुत सारी हीट रिलीज होती है, एक तरह से आपकी क्या है, एक्सप्लोजन के चांस होते हैं, धमाके के चांस होते हैं, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो क्या है कि आप इस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुई है, आप इसको डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करोगे, आपको क्या करना पड़ता है, इस हाइड्रोजन गैस को किसी लिक्विड के ऊपर कलेक्ट करना पड़ता है। तो मेरे जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस आई है इस कंटेनर से, मैंने इसको क्या करा, मैंने इस हाइड्रोजन गैस को पास कराया है किस में, मेरे पास एक बकेट है
और मैंने इस हाइड्रोजन गैस को पास कराया किसमें, एक लिक्विड में, और ये लिक्विड क्या है मेरे पास, मान लो ये वाटर है। तो आप इस हाइड्रोजन गैस को वाटर में पास कराओगे, वाटर में पास कराने के बाद क्या है, इसके बबल्स फॉर्म होंगे, हाइड्रोजन गैस की क्या होंगे, बबल्स फॉर्म होंगे, और इन बबल्स को आप अब आप कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा कि अगर हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो वाटर भी वेपर की फॉर्म में कलेक्ट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन गैस तो जाएगा ही जाएगा बबल्स की फॉर्म में, साथ के साथ आपका जो वाटर है वो भी जाएगा आपका वेपर्स की फॉर्म में। और इस गैस को आप कलेक्ट कर लोगे, आप एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दोगे। जैसे ये टेस्ट ट्यूब क्या है सीधी, आप इस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके लगा देना, और इसमें क्या है, इस टेस्ट ट्यूब में आप उस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लोगे इजीली। ठीक है, अब आप अगर मान लो इस टेस्ट ट्यूब का आपने प्रेशर मेजर करा यूजिंग द डिवाइस बैरोमीटर। प्रेशर मेजर करने के लिए आप कौन सी डिवाइस का यूज करते हो, बैरोमीटर। ठीक, आपने जब इस टेस्ट ट्यूब का प्रेशर मेजर करा तो जो आपके पास प्रेशर आएगा वो आप खुद से सोचो, आपके पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस आएगा या आपके पास प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर आएगा, दोनों आएगा, क्योंकि आपकी दोनों के दोनों प्रेजेंट है, वेपर वाटर के भी वेपर्स प्रेजेंट है और हाइड्रोजन गैस के भी वेपर्स प्रेजेंट है, तो दोनों के दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस टेस्ट ट्यूब की वॉल पे। तो जो यहाँ पे प्रेशर आएगा वो किसका आएगा, आपके पास कॉमन सी बात है, किसका आएगा, मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का आएगा। ठीक है, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट हाइड्रोजन गैस का आएगा, और किसके बराबर आएगा वो, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी है आपके साथ में, तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, अगर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैलकुलेट करना है तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस वुड बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसके लिए आप टर्म यूज करोगे एक्वस टेंशन। ठीक है, ये अपने उसमें पढ़ा है, 10th क्लास में पढ़ा है कि आप हाइड्रोजन गैस को पास कराते हो थ्रू द सोप सॉल्यूशन और थ्रू द वाटर, और उसके बाद जो वेपर्स आते हैं आपके, बबल्स आते हैं, उन बबल्स को आप मैच स्टिक पे लेके जाओगे या मैच स्टिक उनके कांटेक्ट में लाओगे तो आपको एक पॉप साउंड होती है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको हमने डायरेक्टली ही कलेक्ट क्यों नहीं कर लिया, हमने इसको वो लिक्विड सॉल्यूशन से क्यों पास करा, क्योंकि आपका एक्सप्लोजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका इन द कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस। ठीक, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में देखोगे, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इनटू टोटल प्रेशर। अब ये जो रिलेशन है ये कहाँ से आया, इसको देख लेते हैं, तो डेरिवेशन देख लेते हैं। फिर से हमने क्या करा, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने दो गैसेस ले लिए हैं। पहले मैंने गैस 1 और गैस 2 नाम दिया था, इस बार मैंने पर्टिकुलर गैस कौन सी ली है, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। ठीक है, तो इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन सेम, PV इज इक्वल टू nRT। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखी मैंने फॉर द हाइड्रोजन गैस, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंटू R इंटू T। सेम मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी फॉर द हीलियम गैस, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रेशर ऑफ हीलियम गैस इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस इंटू R इंटू T। और टोटल प्रेशर के लिए मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लिखी, तो मैं क्या लिखूंगी, P टोटल इंटू V इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इंटू R इंटू T। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करा, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करा किससे, बाय द इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन को डिवाइड करो इस इक्वेशन से, तो आपके पास क्या आएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू V डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टोटल इंटू V इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू RT डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इंटू RT। RT से RT कैंसिल आउट, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट। अच्छा, ये चीज़ देखो, मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या मैं इसको, इस क्वांटिटी को, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मेरे पास ये किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ये आपने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो वही है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ मोल फ्रैक्शन का सिंबल जीटा या ईटा ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो
pressure of hydrogen gas would be equal to mole fraction of hydrogen gas into P total. ठीक है, ये P total है, P total, टोटल प्रेशर इधर ले गए आप इसको. सेम अगर मैं हीलियम के लिए निकालूं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रेशर ऑफ हीलियम गैस. अच्छा, जब आप इंडिविजुअल गैस का प्रेशर ले रहे हो तो इसी को आप लोग बोलते हो पार्शियल प्रेशर, और टोटल प्रेशर को P टोटल, PT. ठीक है, और ये इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू P टोटल. तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर. नेक्स्ट आ जाते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस. तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ अजम्पशंस थे, कुछ पोस्टुलेट थे, कुछ चीज़ क्या है मान ली गई थी. तो वो अजम्पशंस क्या थी उनको कंसिडर कर लेते हैं वन बाय वन. पहली अजम्पशन क्या है, दैट ऑल द गैसेस आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल. आपको पता है कि जितनी भी गैस है या एक तरह से मैटर है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, और इन पार्टिकल्स को आप क्या बोल दो, या तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस आर आइडेंटिकल इन देयर शेप, साइज एंड मास. किसी भी गैस के मॉलिक्यूल हैं, मान लो ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया. अब हाइड्रोजन गैस फिल करिए तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के ही होंगे. तो ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल क्या है, सब के सब सेम साइज के होंगे, सेम मास होगा, और सेम ही इनकी क्या है, शेप होगी. ठीक, नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट गैसेस आर डिफरेंट इन देयर शेप, साइज एंड मास. अब आपने क्या करा, हाइड्रोजन गैस भी ली और साथ में क्या है कोई और गैस भी ले ली, हीलियम गैस भी ले ली. तो अब कंटेनर में क्या है, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल भी होंगे और हीलियम गैस के मॉलिक्यूल भी होंगे. तो हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के मॉलिक्यूल क्या है, दोनों का शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, और दोनों मॉलिक्यूल्स का मास अलग होगा. ठीक, अगर आपने एक ही गैस ली है तो उनके मॉलिक्यूल्स तो क्या है, आइडेंटिकल का मतलब सेम होंगे दिखने में, मतलब शेप में, साइज में और मास में. अगर डिफरेंट गैसेस ली हैं तो डिफरेंट होंगे उनके शेप, साइज एंड मास. नेक्स्ट क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन कंटिन्यूअस मोशन. जो ये गैस के मॉलिक्यूल हैं ये क्या है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं. तो ये क्या है, दे केप्ट ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर कॉन्टिन्यूसली. क्या है, एक दूसरे से लगातार क्या है, टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट अजम्पशन क्या है इसकी, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर. तो यहाँ पे एक वर्ड आया क्या है, इलास्टिक. मतलब जब ये कोलिजन करेंगे तो इनका कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा. ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करेंगे. नेक्स्ट क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल एंड द कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. अब जब ये मैंने एक कंटेनर में गैस फिल कर दी है और गैस के मॉलिक्यूल पता है कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और मोशन के दौरान वो क्या है, एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं और जो कंटेनर की वॉल है उससे भी टकरा रहे हैं. अब जो वो टकराएंगे तो टकराने से क्या एक्सर्ट करेंगे, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दैट द गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, हमेशा किस में ट्रैवल करेंगे, इन्हें स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेंगे. ठीक है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, बट कैसा मोशन देंगे, वो स्ट्रेट लाइन. मान लो इस डायरेक्शन में गए तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, ऐसा नहीं आड़ा टेढ़ा मोशन कर रहे हैं. या इस डायरेक्शन में गए तो भी स्ट्रेट लाइन, इसमें गए तो भी स्ट्रेट लाइन. ठीक, अब मोशन से उनका क्या है, हर एक गैस मॉलिक्यूल का मोशन क्या है, डिफरेंट होगा. कोई गैस का मॉलिक्यूल धीरे चल रहा है, किसी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, किसी की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है. बट अगर मैं एवरेज निकालूं काइनेटिक एनर्जी का, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट क्या है आपका, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर प्रेजेंट सो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर that the volume of the single molecule of a gas is negligible as compared to the total volume of the gas. मैं मान सकती हूँ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर में गैस फिल कर दी, तो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इतनी दूर प्रेजेंट हैं, या इतना उनके बीच में डिस्टेंस है कि अगर वॉल्यूम लूँ एक सिंगल मॉलिक्यूल का, एक ये कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल क्या है, इतनी दूर प्रेजेंट है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल का, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम लूँ तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द
गैस। ठीक, ये है assumptions है, ये सारी postulate है। नेक्स्ट क्या है, the molecules of the gas are present so far apart that no force of attraction or repulsion exists between them। ये इतनी दूर दूर प्रेजेंट है कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं एग्जर्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। जो आपका ग्रेविटी का फोर्स है वो भी क्या है, नेग्लेक्टेड है, ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब गैस के मॉलिक्यूल क्या है, देखो मान लो आपने एक चीज फेंकी, मैंने यही चीज़ क्या है, गैस का एक मॉलिक्यूल है, मैंने इसको क्या है मोशन कराया, मैंने इसको एक दीवार की तरफ फेंका, तो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, ना कि ये नीचे गिरेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें ग्रेविटी की जो फोर्स है वो इस पे एग्जर्ट नहीं करेगी। ठीक, मान लो आप एक बॉल फेंकते हो तो क्या है नीचे की तरफ जाती है, नहीं जाती है। आपने एक एप्पल लिया, एप्पल को क्या है आपने छोड़ दिया, तो एप्पल छोड़ा तो वो क्या है पहले नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वो किस वजह से जाते हैं, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट गैस के मॉलिक्यूल क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, आपके गैस मॉलिक्यूल क्या है नीचे की तरफ बैठेंगे नहीं कंटेनर में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा ये सारे के सारे अजम्पशंस जो थे ये आपके एप्लीकेबल थे किस पे, आइडियल गैस पे। आइडियल गैस पे सारे के सारे अजम्पशंस एप्लीकेबल थे, क्योंकि आइडियल गैस क्या कंसीडर करती है गैस मॉलिक्यूल को, टू बी ए पॉइंट मास। बहुत छोटे छोटे हैं गैस के मॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जैसे एक पॉइंट होता है उसके जितना साइज है गैस मॉलिक्यूल का। ऐसे अज्यूम करती है क्या आइडियल गैस। वो भी मैं अभी आगे एक टॉपिक में क्लियर आउट कर दूंगी क्या है ये। बट जो आपके एजम्पशंस थे कौन कौन से, आपका एजम्पशन नंबर 8 एंड एजम्पशन नंबर 9, वो आपका क्या है आइडियल गैस पे तो एप्लीकेबल था, बट रियल गैस के केस में ये दोनों एजम्पशंस क्या है एप्लीकेबल नहीं थी। क्योंकि जो रियल गैस है वो कैसे कंसिडर करती है गैस मॉलिक्यूल को, टू बी अ रिजिड स्फीयर। वो क्या मानती है कि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो पॉइंट जितने छोटे नहीं है, वो क्या है बहुत बड़े बड़े हैं साइज में। ये है एजम्पशन। तो दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो जो काइनेटिक गैस इक्वेशन थी आपकी वो क्या थी, काइनेटिक गैस इक्वेशन जो दी गई थी रिगार्डिंग द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो क्या थी, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू RMS स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है आपका प्रेशर ऑफ द गैस, V क्या है वॉल्यूम, 1/3 कांस्टेंट, M क्या है मास। यहाँ पे ध्यान देना M मास है ना कि मॉलिक्यूलर मास है गैस का। ठीक है। अब मास और मॉलिक्यूलर मास आपको पता होगा, मास कैन चेंज, मॉलिक्यूलर मास किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी गैस का क्या है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, एंड म्यू RMS क्या है आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो, मान लो आपके पास एक कंटेनर है, मैं रफली बता देती हूँ, फिर से ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। कंटेनर है, कंटेनर में गैस है, गैस के मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, मोशन करेंगे तो सबकी अपनी एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, अभी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने ये मान लिए। फिर से इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है μ1, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या है μ2, इसकी क्या है μ3, इसकी क्या है μ4 एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू μn। मेरे को नहीं पता गैस के कितने मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने लास्ट में मान लिया μn, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो मेरे को अगर इसकी पूरे की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस μ3 का स्क्वायर अप टू कितना माना है μn तक, तो प्लस μn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज n। ये आपकी क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स, उनका स्क्वायर डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये थी आपकी काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mn म्यू RMS स्क्वायर। डन। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपका एक रिलेशन दैट इज शो दैट अभी पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ से डिडक्शन करेंगे या डिराइव करेंगे किसको, बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को फ्रॉम द काइनेटिक गैस इक्वेशन।